नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता और मैं मनोज। आज भारत तेजी से ग्लोबल बायोटेक पावर हाउस के रूप में उभर रहा है। भारत में बायोफार्मा रिसर्च प्रमोट करने के लिए एक फर्टाइल इकोसिस्टम है। एफोर्डेबल रिसर्च की पॉसिबिलिटी भी है और एफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग और एश्योर्ड क्वालिटी भी है। बायो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए हम बायो E3 पॉलिसी लेकर आए हैं। बहुत फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी हमने बनाई है। बायो E3 यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट। इन तीनों चीजों को लेकर के मैंने बायो E3 पॉलिसी को बल दिया है। ये कहना कुछ नया तो नहीं, लेकिन जरूरी है कि कोई भी विचार, विषय या अनुसंधान तभी सार्थक है जब वो मनुष्य सहित अन्य जीवों, समाज और राष्ट्र की प्रगति का संवाहक बने। विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो हाल के दशकों में बायोटेक्नोलॉजी की सार्थकता चिन्हित और रेखांकित करने के अवसर हमें अक्सर मिलते रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार की बायो E3 नीति यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट देश को न केवल आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों की दिशा में आगे बढ़ा रही है, बल्कि रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। व्यवहारिक रूप से कहें तो अनुसंधान और विकास के लिए नवाचार आधारित समर्थन और विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में उद्यमिता ही इस नीति का मार्ग है और अंततः जिसका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा देना और घरेलू एवं वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा को सशक्त करना है। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि, फार्मास्यूटिकल्स और जैव ऊर्जा क्षेत्रों में हो रहा है, जिससे नई तकनीकों और उत्पादों का विकास हो रहा है। साथ साथ मेक इन इंडिया अभियान को भी प्रोत्साहन मिल रहा है और इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव देश की आर्थिक विकास की गति पर पड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण आज के युग में एक महत्वपूर्ण चुनौती है और हम अगर बायो E3 नीति के पर्यावरणीय घटक को देखें तो ये नीति इस चुनौती के समाधान के लिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। जैव ऊर्जा स्रोतों का विकास, जैव उर्वरकों, जैव कीटनाशकों का उपयोग और प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधुनातन तकनीकें न केवल पर्यावरणीय क्षति को कम करने में मदद कर रही हैं, बल्कि सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान देकर पर्यावरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को वैश्विक मंच पर मजबूती से दर्शाती हैं। और अब बात करते हैं बायो E3 नीति के तीसरे E यानी एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने से बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में व्यापक रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। अनुसंधान और विकास या R&D, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स के दिनों दिन बढ़ते दायरे के कारण प्रशिक्षित पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है। इस नीति के तहत सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर ऐसे अवसर प्रदान कर रहे हैं जिससे युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहन मिल रहा है। जैव प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना, नवोन्मेषक एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो हमारे राष्ट्रीय वैज्ञानिक परिदृश्य को उन्नतशील बनाए रखने में मददगार है। बायो E3 नीति भारत की भविष्यवादी सोच और सतत विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस नीति के माध्यम से बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इसके आर्थिक, पर्यावरणीय और रोजगार संबंधी लाभ, साथ ही नवाचार और उद्यमिता के प्रति इसका दृष्टिकोण देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होंगे। आशा है ये नीति भविष्य में एक सशक्त और सतत भारत के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
मनोज, अभी अभी हमने जिक्र किया था नवाचार और अनुसंधान का। हमारे देश में कई संस्थान इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जैसे वर्ष 1997 में अपनी स्थापना से आज तक राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान NIPGR भारत में पादप यानी कि प्लांट जीनोम अनुसंधान और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नित नए सोपान तय कर रहा है। दुनिया आज भूख और कुपोषण को मिटाने के लिए प्रचुर मात्रा में फसल उत्पादन कर स्वस्थ और सुपोषित जीवन की घोषणा करने की तैयारी कर रही है और NIGPR आनुवांशिकी अनुसंधान के द्वारा इस तैयारी को और बल दे रहा है। NIPGR DBT के कार्य और उपलब्धियों पर और प्रकाश डाल रही हैं संस्थान की निदेशक डॉक्टर शुभ्रा चक्रवर्ती। ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ये एक्चुअली हमारे जो इंस्टीट्यूट है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारत सरकार की एक इंस्टीट्यूट है जो अभी ब्रिक आप लोगों ने सुने होंगे बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल, उसके अंतर्गत हो गए हैं। और ये इंस्टीट्यूट स्थापित हुई थी 1997 में 30 नवंबर को, जो कोइंसाइड करते हैं इंडिया की 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस और 30 नवंबर है सर JC बोस, जगदीश चंद्र बोस की बर्थडे। तो जगदीश चंद्र बोस को सभी लोग जानते हैं, वो महान आत्मा थे, फिजिक्स बायोलॉजी दोनों का इंटरफेस में काम किए हैं। और ये इंस्टीट्यूट को फिर 2005 में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जी आए और उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को डेडिकेट किए टू द नेशन। तो अब हम जो काम यहाँ पे करते हैं वो बेसिकली शुरू होता है बेसिक रिसर्च से। तो अगर हम समझ ही नहीं पाए प्लांट का एक सेल कैसे काम करता है, प्लांट कैसे ग्रो होता है, डेवलप होता है, एक सीड आपको कृषक को दे दिया, वो सीड से पूरा प्लांट कैसे बना, उसमें से फिर से फसल कैसे आया, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम समझने का कोशिश करते हैं। दूसरा, बहुत सारा स्ट्रेस सिचुएशन पे प्लांट ग्रो होता है, जैसे ड्राउट हो गया, सैलिनिटी हो गया, कोई भी पैथोजन का अटैक हो गया, तो उसको कैसे जूझे प्लांट, इसका भी हम रिसर्च करते हैं। तीसरा है हम प्लांट सॉइल से न्यूट्रिएंट लेते हैं, जो हम बोलते हैं फर्टिलाइजर NPK, कैसे प्लांट के अंदर जाता, जाने के बाद उसको कैसे फिक्स करते हैं प्लांट अपने सेल में, उसमें से कैसे खाद्य बनाते हैं और वो खाद्य जाके स्टोर होता है स्टोरेज ऑर्गन में, जिसको हम कहते हैं सीड, या पोटैटो में एक ट्यूबर होता है, फ्रूट होता है, उसमें कैसे जाता है जो बाद में या एनिमल या ह्यूमन कंज्यूम करते हैं। तो ये सब के विषय में हमारे यहाँ पे चर्चा होती है। ये IT की जमाना है, इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत सारे डेटा हम निकाल रहे हैं जो ओमिक्स बेस्ड रिसर्च से आ रहा है। अब उसको कैसे हम एक जगह में ले आए, एनालाइज करे, इतना 1000 ट्रिलियंस में डेटा आ रहा है, एक ह्यूमन बीइंग उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, मशीन चाहिए और वो कंप्यूटर होगा और उसमें हम यूज करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग जो आप सुन रहे हैं। तो उसको यूज करके क्या हम उसका मॉडल बनाएं, वो मॉडल अगर हम बना पाएंगे, वो मॉडल से क्या कृषक को कुछ हम बता सके। तो एक स्मॉल एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं, कोई धान को चाष कर रहा है और उसमें बहुत सारे बीमारी लगी है, कैसे कृषक को पता चलेगा उसमें क्या बीमारी है, उसके लिए क्या मेडिसिन डालेंगे, वहां पे क्या स्प्रे करेंगे। तो उसमें होता है इमेज जो है, जैसे ड्रोन आपने सुना होगा, आजकल ड्रोन से आप ऊपर से वो पूरा फील्ड का कैप्चर कर लीजिए इमेज, उसमें हो जाएगा जो नॉर्मल हेल्दी प्लांट है उसका इमेज कैसे आ रहा है, और होगा जो प्लांट डिजीज है उसका इमेज कैसे आ रहा है। अब उसमें से एक फोटो आ गया, अब उसके बेसिस में कुछ डेवलप कर लिया AI यूज करके, दैट इज जो मशीन लर्निंग होता है ML और AI, उसमें से जो आ गया अब हम उसको फार्मर को दे सकते हैं एज अ सॉल्यूशन, दैट अगर आपको इस टाइप का दिख रहा है तो ये बैक्टीरिया ने अटैक किया, ये वायरस ने अटैक किया। अब फार्मर को वो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कैसे उसको समाधान करे। ये सारे काम भी हमारे यहाँ पे हो रहा है। एक्चुअली जो है हमारे इंस्टीट्यूट में जो काम बेसिक रिसर्च होता है, पहले जो ये इंस्टीट्यूट है वो बेसिक रिसर्च से काम शुरू करते हैं जो क्यूरियोसिटी ड्रिवन होता है, कोई क्वेश्चन है उसको कैसे हम सॉल्व करें। अब ये तो हम बहुत साल से कर रहे हैं, ये 25 साल का पुराने इंस्टीट्यूट है अभी, तो 25 साल से हम ये देखते आए। इसमें हमारा लास्ट ईयर एक प्रोडक्ट आया, चिप्पी आपने सुना होगा, चना,
चना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बट फिर भी हम उसको इंपोर्ट करते हैं। तो ये चना का एक वैरायटी बनाया गया है जो ड्राउट कंडीशन में ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा। ये हमने ICR जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उनके साथ जोड़ के ये काम करके उसको अभी वो गैजेट नोटिफिकेशन होके बाहर गया है। इस ईयर में भी एक उस टाइप का चना बन रहा है। हमारा एक और रिसर्च इसमें जा रहा है, जैसे ऑयल होता है, ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मस्टर्ड ऑयल जो होता है तो उसमें एक केमिकल होता है जो हमारा बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ग्लूकोसिनोलेट, उसको कैसे हटाए, वो एक रिसर्च हुआ है, वो भी एक प्रोडक्ट के हिसाब से आएगा। तो इस टाइप का और भी हम बनाने जा रहे हैं अभी, जैसे पैथोजन को चैलेंज करे तो राइस कैसे ग्रो होगा, जहाँ पे फंगल पैथोजन ज्यादा है, बैक्टीरियल पैथोजन ज्यादा है, बाकी प्लांट कैसे होंगे, ये सारे जो है ये चर्चा हो रही है। कुछ लीड भी है, कुछ नया प्रोग्राम अभी हम शुरू किए हैं 2-3 साल से, मिशन मोड प्रोग्राम, जिसमें कोलैबोरेशन, जैसे एक प्रोग्राम अभी हम कर रहे हैं जिसमें हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं NIPGR से, वो चिकपी कमीशन प्रोग्राम। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, पूरी वर्ल्ड में 34 है, उसका 4 हमारे पास है, तो हम बहुत रिच कंट्री है हमारे पास। तो हमने वो 10,000 चिकपी जीनोम को सीक्वेंस कर दिया और प्रोग्राम हम कर रहे 14 और इंस्टीट्यूशन के कोलैबोरेशन के साथ। वैसे ही और एक प्रोग्राम में राइस का न्यूट्रिशन प्रोग्राम में हम कोलैबोरेट कर रहे हैं ICR का इंस्टीट्यूट, ICMR जो मेडिकल रिसर्च काउंसिल है उनका इंस्टीट्यूट, और हॉस्पिटल। तो वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन के साथ एग्रीकल्चर को जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हम न्यूट्रिएंट रिच, न्यूट्रिएंट डेंस राइस बना पाएंगे क्या, क्योंकि 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन राइस को हर रोज 2 टाइम लेते हैं। कैन वी डिलीवर द न्यूट्रिएंट टू ह्यूमन थ्रू आवर व्हीकल विच इज राइस और चिकपी। तो ये काम हम कर रहे हैं। तो बहुत सारे कोलैबोरेशन हमारे इंस्टीट्यूट अभी लगभग 70 से 80 कोलैबोरेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन के साथ या यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा इतने सारे प्रोग्राम चल रहा है। उसके साथ हमारा 6 प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जोड़ के काम कर रहे हैं। हमारा बहुत सारे पेटेंट है, तो वो पेटेंट आप अगर देखेंगे हमारी वेबसाइट में सारे पेटेंट लिस्टेड हैं। वो इंटरनेशनल पेटेंट भी है, नेशनल पेटेंट भी है। और वो पेटेंट का एक एग्जांपल मैं अभी देने जा रही हूँ, जिसमें ऐसा तो बहुत सारे हैं, तो जो अभी रिसेंट जो है जिसमें एक कंपनी ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, उसमें जैसे जीनोमिक्स हमारे इंस्टीट्यूट करते हैं, एक टेक्नोलॉजी ले आए जिसमें आप एक मान लीजिए राइस प्लांट के अंदर सारे जो जीन है वो डिफरेंट वैरायटी में आप उसका जो भी एलीलिक वेरिएशन है उसको मैप कर सकते हो। उसको हम बोल रहे हैं, वो बेसिकली एक SNP टेक्नोलॉजी होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म टेक्नोलॉजी। चिप बनाया है, DNA चिप, राइस के लिए, एक चिकपी के लिए। अभी ये हम इंडस्ट्री को देने जा रहे हैं। सो ये एकदम रिसेंट है जो हम देने जा रहे हैं। दूसरा है जो हमारे एक वैज्ञानिक ने बनाया जिसमें बहुत सारा फूड का स्पॉइलेज होता है। एक तो है आप कैसे उगाएंगे ज्यादा, अब जब ज्यादा उगाते हैं उसमें स्पॉइल भी बहुत होता है, उसको रोकेंगे कैसे। जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल में बहुत स्पॉइलेज होता है। एक टेक्नोलॉजी ले आए हैं हमारे एक कोलीग, ये क्या है, फॉर्मुलेशन बनाया। वो फॉर्मुलेशन अगर आप यूज करेंगे, जो ये टोमेटो है, बहुत सारा कैप्सिकम है, वैसे कम से कम 10-20 फ्रूट और वेजिटेबल को वो टेक्नोलॉजी में आप रखेंगे तो जैसे एक टोमेटो आप किचन में रखेंगे तो वो 2 दिन में सड़ जाता है। एक बॉक्स में अगर आप रखेंगे जिसमें वो केमिस्ट्री है तो वो फिर 20 दिन तक ठीक रहेगा। उसको आप ट्रांसपोर्टेशन में यूज करें, उसको फार्मर्स फील्ड में यूज करें। ये 75 टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, उसमें से एक चुने हुए टेक्नोलॉजी है। तो इसमें भी हम वेस्टेज ना हो, स्पॉइलेज को रोक के शेल्फ लाइफ बढ़ाए, इस टाइप का काम भी हम कर रहे हैं। इसमें भी हम लेके जा रहे हैं हमारी टेक्नोलॉजी, जो बहुत सारी इंडस्ट्री इंटरेस्टेड है। हमने इसरो से कोलैबोरेशन करने का कोशिश कर रहा है ताकि हम ये जानना चाह रहे कैसे प्लांट हम जीरो ग्रेविटी में ग्रो करें स्पेस रिसर्च के लिए। तो इसमें भी हमारे संस्थान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आगे वाले दिन पे। आप थी डॉक्टर शुभ्रा चक्रवर्ती, निदेशक NIGPR, स्वरांश सौजन्य आकाशवाणी दिल्ली। जैव प्रौद्योगिकी से बढ़ते हैं अब गणित यानी मैथमेटिक्स की ओर। विश्व विज्ञान अकादमी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार और गणित रत्न से सम्मानित गणितज्ञ डॉक्टर प्रोफेसर नीना गुप्ता को हाल ही में अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी और एसोसिएशन फॉर विमेन इन मैथमेटिक्स द्वारा
वर्ष 2025 के लिए एमी नॉयथर लेक्चरर के रूप में चयनित किया गया है। प्रोफेसर गुप्ता विनिमय बीजगणित और एफिन बीजगणितीय ज्यामिति में विशेषज्ञ हैं और भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कोलकाता में कार्यरत हैं। आवाजों के खजाने से क्रम में प्रस्तुत है उनसे की गई एक भेंटवार्ता के कुछ अंश। आपने बीजगणितीय ज्यामिति की एक बहुत अनसुलझी पहेली को सुलझाया है और जैसा खबरों में हमने सुना है, पढ़ा है कि लगभग 70-72 साल से ये मामला बड़ा पेचीदा अटका हुआ था। तो आप सुनने वालों को बताएंगे कि आपने क्या किया है और कैसे किया। मैं बीजगणित में काम करती हूँ। तो हम लोग तो जैसे स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है ज्यामिति में, जैसे एक सर्कल हुआ, एक ट्रायंगल हुआ, उनका इंटरसेक्शन, व एक सर्कुलर लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन। तो वो सब चीज़ कई बार सॉल्व करते वक्त हम लोग को कुछ इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते, जैसे वो कहाँ पे, जैसे सर्कल का x² + y² = 1, स्ट्रेट लाइन का ax + by = some constant, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज हम लोग समझते हैं। तो इसी का एक हायर प्रणानु है ये ज़ेलिस्कीस कैंसलेशन प्रॉब्लम। माने ये ज्योमेट्री भी कह सकते हैं, अलजेब्रा भी कह सकते हैं, उसी का एक अंग है जिसमें हम लोग के सामने एक इक्वेशंस के सम सरफेस या फिर सम वैरायटी दिया हुआ है, वैरायटी यानी सम जीरो सॉल्यूशन स्पेस ऑफ सम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और वी नो दैट इट हैज सम स्ट्रक्चर। तो वो स्ट्रक्चर अगर we look at a cylinder over that structure, it's given to us that it looks like the affine space. So the problem was whether it can be affine n-1 space to start with. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम था हमारे एरिया में, और मैं जब PhD स्टूडेंट थी तब से ही ये पढ़ रही थी, पर कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये सॉल्व कर पाऊंगी। हम लोग इसी एरिया में काम करते हैं पर प्रॉब्लम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लोग सोचते नहीं है कि ये सॉल्व होगा कभी, बिकॉज किसी को नहीं पता कि किस तरह से सॉल्व होगा, तो क्या चीज़ इसमें काम आएगा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था, पर कोशिश करते करते एक दिन मैंने देखा कि कुछ रिंग्स है, मैंने कुछ रिंग्स वैरायटीज जो प्रोफेसर एसानोमा की बनाई हुई थी, तो उसी के ऊपर स्टडी करते करते मुझे लगा कि ये एक सॉल्यूशन दे सकता है, और भगवान की दया से वो एक सॉल्यूशन निकल गया है। डॉक्टर गुप्ता, आपकी इस खोज से ह्यूमन सोसाइटी को, आमतौर पे मानव समाज को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? समाज तो बहुत बड़ी चीज़ है, पर जैसे मैंने बताया कि हमारे मैथ्स में, गणित के सब्जेक्ट में ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम था, जैसे जिसका सॉल्यूशन मैंने फॉर इंटीजर्स > 3 दिया है इन पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक। इसका सॉल्यूशन फॉर n <= 2 में पता था, पर उसका बहुत यूजफुलनेस हम लोग देखते हैं मैथ्स में करते करते, उसका काफ़ी यूजफुलनेस है। सिर्फ लाइक ए कैंसलेशन, जैसे ax = ay होता है, तो हम लोग a को कैंसिल कर देते हैं, तब x = y बोल पाते हैं, राइट। वैसा ये कैंसलेशन प्रॉब्लम है, पर हमेशा कि हम लोग a को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं। अगर a 0 हुआ तो नहीं कर पाएंगे, तभी प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कब कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने जो दिखाया है कि हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इन अ वे मीन्स आई हैव गिवन अ ब्रेक कि नहीं, n <= 3 में आप नहीं कर पाओगे, तो n <= 2 में जब हम लोग कर पाते थे तो उसका काफ़ी एप्लीकेशंस था, हम लोग मैथ्स में भी देखे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि वो आगे भी हो, पर ऐसा नहीं है। तो वही प्रमाण है कि अब नहीं होगा, तो वी हैव टू बी बिट केयरफुल व्हाइल कैंसिलिंग। एक तो गणित का खौफ होता है, और फिर उसमें बीज गणित और फिर ज्यामिति। तो इस खौफनाक विषय का सामना जब आपने किया तो आपके जहन में क्या ऐसी बात थी? एक ग्रेजुएशन डिग्री जैसे चाहिए होती है सबको, तो वैसे ही हम ग्रेजुएशन डिग्री के लिए गए, तो मेरे को एक सीनियर ने बताया मैथ्स ऑनर्स कर सकते हैं, वो मैथ्स ऑनर्स कर रही थी, तो बोले ठीक है मैं भी मैथ्स ऑनर्स ही करूँगी, उसमें सारा दिन मैथ्स करना रहेगा और कुछ नहीं करना रहेगा, दैट्स वेरी नाइस फॉर मी। तो मैथ्स ऑनर्स मैंने किया, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उस साल मैं टॉपर थी। उस जमाने में इतने 90% नंबर लाना बहुत एक आश्चर्य की बात थी, तो वैसे बहुत हाईलाइट में आई। उसी वक्त कैंपसिंग में मुझे एक जॉब भी मिली, तो मेरी टीचर ने मुझे देखा, मैंने बोला मेरे को ऐसे जॉब मिली, बोले कि नहीं नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको अभी और पढ़ना है। मेरे घर के पास ही है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट में मैथमेटिक्स और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स बहुत हाई लेवल में होती है। किसी ने मेरे को बताया, मेरी फ्रेंड ने, कि यहाँ पे मैथ का एग्जाम है तुम दे दो।
तो वो मैंने दिया, फॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने मास्टर्स में यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो वो सिलेक्शन मेरे लिए शायद एक नया, जैसे बोलते हैं ना, राह मिल गई जिंदगी को। तो वो मैंने मास्टर्स की। फिर मास्टर्स में भी मेरे अच्छे नंबर थे। मास्टर्स करने के बाद हम लोग रिसर्च एंट्रेंस जैसे CSIR नेट का एग्जाम होता है, TIFR का, सब जगह का एग्जाम्स दिया हम लोग ने PhD के लिए। PhD भी ISI में ही किया, और जो ISI में प्रोफेसर है, प्रोफेसर अमर्त्य कुमार दत्ता, उनके अंडर में मैंने काम किया। तो वो मेरे लिए एक, बोलते हैं ना, मार्गदर्शक हुआ जिंदगी की राह। मैंने वो एरिया भी मुझे काफी पसंद आया, और सॉल्यूशंस ऐसे लग रहे थे जैसे मेरे खुद के ही हैं। बाहर जाना एक बहुत बड़ा क्रेज है, पर मेरे को लगता है बाहर जाके मैं शायद इतना नहीं फोकस कर पाती जितना मैं यहाँ रह के। वो लोग आते हैं ना, तो वो लोग पूरा फ्री रहते हैं, देन आई कैन फोकस मोर। और उनके साथ मेरा काम बहुत अच्छा रहा, एटलीस्ट सीखने को बहुत कुछ मिला। और इसमें मेरे मम्मी पापा का काफी सहायता रहा। मेरे पापा का काफी सपोर्ट था कि नहीं, बेटी पढ़ रही है और कुछ अच्छा कर रही है। तो महिलाओं को वैसा एक वातावरण भी तो मिलना चाहिए। अभी जैसे मेरे साथ मेरे सास ससुर है, मेरे पति है, उनका काफी सहायता है, काफी सहयोग है। जैसे मैं बताई कि मैं BSc से आई थी M-Math में। M-Math वाज एन कंटिन्यूएशन ऑफ B-Math। तो जो B-Math के स्टूडेंट्स थे वो लोग काफी जानते थे, मेरे से बहुत ज्यादा जानते थे। और क्लास की जो पढ़ाई थी वो इतनी ऊपर से होती थी कि मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता था। पर मेरे टीचर लोग, ISI के प्रोफेसर लोग, वो इतना अच्छा पढ़ाते थे। आप में अगर उत्सुकता है तो वो आपको कभी डिमोरलाइज नहीं करते थे। यूजुअली मैं क्या करती थी, नोट्स लिखते जाती थी कि ये वीकेंड में मेरे को ये पढ़ना पड़ेगा, ये वीकेंड्स में। तो सैटरडे संडे तो मैं बस वो मेकअप करने में कि मेरे को पिछला क्या नहीं पढ़ा हुआ है, वो मेकअप कर देती। समर वेकेशंस तो मैं पहले पिछला पढ़ने के में पूरा बिताया। बहुत साल, जैसे बोलते हैं ना, सहयोग और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही मैं अपने साथ लेके चलती हूँ। अभी अगर मेरा एक भी सहयोग अगर छूट जाए तो मेरे को लगता है मेरे रह जाएगा ये मौका। कहना न होगा कि हिंदुस्तान की सरजमी पर तो आपने अपना परचम लहराया। अब वैश्विक स्तर पर अगर आपने ऐसी कोई योजना बनाई हो। फिल्ड्स मेडल इज लाइक नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स। इंडिया में आज तक अभी तक किसी को नहीं मिला है जो इंडिया में रहता है। इंडियन ओरिजिन को 2 जन को मिल चुका है, जैसे वेंकटेशन और ये मंजुल भार्गव, इन दोनों को मिला हुआ है। पर वो इंडियन ओरिजिन के हैं, पर वो इंडियन में पढ़ाई नहीं की है। वैसा विज्ञान के क्षेत्र में अगर रिसर्च में है तो इतना शायद जल्दी नहीं होता। पर थैंकफुली अभी तो गवर्नमेंट जैसे रिसर्च फेलोशिप है वो काफी बढ़ा चुकी है। विज्ञान के क्षेत्र में मैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सबको बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है आप इसमें कुछ कर सकते हो तो डू डेफिनेटली कम। इंडिया नीड्स रिसर्च, वी हैव टू डू अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ रिसर्च। तो इसमें आप लोग को योगदान देना है। आपका बेहद शुक्रिया डॉक्टर नीना गुप्ता। आवाजों के खजाने से ये थी हमारी अपनी गणित रत्न डॉक्टर प्रोफेसर नीना गुप्ता। इनसे भेंट की मनीष भट्टाचार्य जी ने। सौजन्य आकाशवाणी कोलकाता। अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां इंस्पायर मानक Innovation in Science Pursuit for Inspired Research Million Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge की 11वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी का उद्घाटन 17 सितंबर 2024 को हुआ। देश भर के स्कूलों से चयनित 350 छात्रों के अभिनव विचारों को इसमें जगह मिली और शीर्ष 31 युवा नव प्रवर्तकों को 19 सितंबर 2024 को विज्ञान भवन में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में सम्मानित किया गया। For felicitation of Inspire Manak winners, I would like to request Chief Guest Professor Abhay Karandikar, Secretary, Department of Science and Technology, Government of India, to felicitate the incredible winners of Inspire Manak. Ahil Ali, Inbuilt Fuel Protection Device. Arush Nag, Fireproof Material. Adarsh, Jogging Charger. Agrima Narula, Smart Wheelchair. इंस्पायर मानक कार्यक्रम के विजेताओं को बधाई देते हुए प्रोफेसर अभय करंदीकर, सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बल देकर कहा
कि इंस्पायर मानक कार्यक्रम को पूरे देश के छात्रों से अभिनव विचारों को आमंत्रित करके युवा दिमागों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। ये भी घोषणा हुई कि अगले वर्ष से कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्र भी वार्षिक प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इंस्पायर मानक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाली एक प्रमुख योजना है, जिसका कार्यान्वयन संगठन राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन NIF है, जो एक स्वायत्त संस्थान है। NIF के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे, मेरे ख्याल से आपके रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट यूटी के एजुकेशन सेक्रेटरी और उनको हम चिट्ठी भी लिखेंगे कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स जैसे इंस्पायर मानक में स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं जानता हूं कि करीब करीब 100-200 घंटे वो लोग इसमें काम करते हैं और उसके बाद एक छोटा सा प्रोडक्ट यहाँ आता है। तो ऐसा काम जो कर रहे हैं उसको भी क्रेडिट देना चाहिए और उसको भी अपार में और ABC में ज्वाइन करने के लिए हमको प्रोत्साहन करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें यदि करेंगे तो हमारे अगले 20-25 साल में यानी 2047 में जब भारत अपना सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस करेगा, तब हम टॉप 10 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रहेंगे, लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो सकेंगे। ये सब करने का प्रयास हम सब लोग मिल के करना चाहिए। देयरफॉर इन यूनिटी देयर लाइज स्ट्रेंथ, लेट अस यूनाइट टुगेदर, लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस मेक इट हैपन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, नमस्कार। डॉक्टर नमिता गुप्ता, प्रमुख इंस्पायर मानक DST, डॉक्टर अरविंद C रानाडे, निदेशक NIF इंडिया और DST और NIF के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस सम्मान समारोह में शामिल हुए और युवा नव प्रवर्तकों के प्रयासों की सराहना की। अब बात करते हैं इस माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की। भारतीय इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में हर वर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। अभियांत्रिकी के क्षेत्र में हो रहे विकास, नई तकनीकों और समाज में अभियंताओं की भूमिका को सराहने का ये एक खास दिन होता है। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के महत्व और उसके संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में जागरूकता की दिशा में ये दिन काफी महत्वपूर्ण है। 21 सितंबर यानी विश्व अल्जाइमर्स दिवस दुनिया भर में इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने, रोगियों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करने और इस बीमारी पर शोध के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नदियां धरती की जीवन रेखा होती हैं और इनका संरक्षण जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। सितंबर माह का चौथा रविवार यानी विश्व नदी दिवस इसी तथ्य को रेखांकित करने का दिन है। इसी तरह हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस का आयोजन हृदय रोगों और स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। और अब देश की विज्ञान यात्रा में अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर राजा रमन्ना, प्रोफेसर SP आघारकर, डॉक्टर आशमा चटर्जी को विनम्र नमन के साथ संपन्न होता है विज्ञान भारती का ये अंक। नवोदिता और मनोज को अनुमति दीजिए। नमस्कार।